पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखो और पार्ट 2 वीडियो देखो, तब जाकर के आपको पार्ट 3 वीडियो समझ में आएगा। बात समझ पा रहे ना? तो हम लोगों का चैप्टर का नाम वही था, अम्ल क्षार मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरली ऑब्जेक्टिव के लिए एक नंबर के लिए लिखवाया गया है कि अम्ल का जलीय विलयन, जो अम्ल होता है और जलीय विलयन जल में घुला हुआ, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और ये बेहद ही ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, तो भाई मेरा सुचालक होगा, याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे नोट पर लिखा गया है जलीय विलयन में अम्ल का आयनीकृत होकर आयन प्रदान करना। कहने का मतलब है जब जलीय विलयन में यानी कि जब जल में अम्ल को घोल दीजिएगा तो आयन प्रदान करेगा। आयन का मतलब होता है प्लस और माइनस, आयन प्रदान करेगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जब इसको आप जल में घोल दीजिएगा तो H पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और Cl पे माइनस का चार्ज, मैंने आयनीकृत हो गया, मैंने आयन में कन्वर्ट हो गया। आयन का मतलब होबे करता है प्लस और माइनस होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले का क्या याद रखना है कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। मतलब करंट उसमें क्या होगा, प्रवाह होगा, स्थानांतरित होगा, करंट बहेगा। बात समझ पा रहे हैं? करंट का फ्लो होगा। फिर उसके बाद नोट पॉइंट लिखा है हम कि जलीय विलयन में जो अम्ल होता है वो आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होने का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और उसको जल में हम लोग घोल दिए, तो घोल दिए तो H प्लस का मतलब कि आयन हो गया और Cl माइनस का आयन हो गया, तो इसमें प्लस और इसमें माइनस का हो गया, तो यहाँ से पता चलता है कि आयनीकृत हो गया। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इधर अम्ल का इंफॉर्मेशन पूरा खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से भस्म का भौतिक। सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग जो ना भस्म के बारे में पता किए थे कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है, तो मतलब ऐसा ही करके हम लोग सीखेंगे अभी भस्म का भौतिक गुण। बात समझ पा रहे ना? भस्म का भौतिक गुण देखिए तो भस्म स्वाद में तीखा, तीखा को ही कड़वा कहते हैं। भस्म स्वाद में यानी कि देखो भाई, भस्म को हम लोग क्षार भी कहते हैं, तो हम भस्म को क्षार बोल सकते हैं, नो डाउट। तो क्षार स्वाद में कड़वा यानी कि तीखा होता है। जैसे बात करेंगे नीम, नीम का दातुन आप करते हो तो आपको तीखा कड़वा लगता है। आप यूज करते हो दांत को फ्रेश करने के लिए टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट क्या है, वो क्षार ही तो है, भस्म ही तो है जो हम लोग को कड़वा लगता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखिएगा भस्म स्वाद यानी कि क्षार स्वाद में तीखा बोले तो कड़वा होता है। जहां जहां पे इसमें भस्म लिखा गया है उसका मतलब यही समझना है, क्षार समझना है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए भस्म के जलीय विलयन को छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है, यानी कि जो क्षार होगा, क्षार का जो जलीय विलयन होगा वो जो हो जाएगा वो तीखा लगेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखिएगा यहाँ से। फिर उसके बाद है कि अधिकांश भस्म रंगहीन होता है। जो भस्म होता है सारे के सारे भस्म कलर लेस होता है, कलरफुल नहीं होता है, कोई उसका कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ से अधिकांश भस्म जो होगा वो रंगहीन होगा, और रंगहीन कहने का मतलब कि कोई कलर इसका नहीं होगा। लेकिन हाँ एक तो अपवाद है, एक्सेप्शन है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है उसका रंग होता है, बात समझ पा रहे हो, यानी कि कलरफुल होता है। आगे चौथा है कुछ भस्म जलीय विलयन जल में विलय होते हैं और कुछ अविलय, मतलब कुछ भस्म जल में घुल जाते हैं तो कुछ भस्म जल में नहीं घुलते हैं। तो वही है, विलय का मतलब घुल जाना और अविलय का मतलब ना घुलना। बात समझ पा रहे हैं? तो कुछ जो भस्म होगा जल में विलय होता है और कुछ भस्म जल में अविलय होता है, तो इसका भौतिक गुण है। बात समझ पा रहे हैं? आगे और आखिरी और लास्ट है भस्म का भौतिक गुण में दांतों की सफाई। कहने का मतलब है जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट हम आपको फर्स्ट में बताएं, टूथपेस्ट क्षार होता है, और टूथपेस्ट क्षार होता है, उस क्षार का प्रयोग हम लोग करते हैं दांत को फ्रेश करने में करते हैं। तो यहाँ से रहा इसका भौतिक गुण रहा। बात समझ पा रहे हैं? अब हम लोग आगे चलेंगे भस्म के रासायनिक गुण, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ध्यान कुछ भी देने वाला चीज है तो रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है आपको सबसे ज्यादा रिएक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा इसलिए हम बोल रहे केमिस्ट्री पढ़ना का मतलब होता है सिंपल सी बात है भाई मेरे रिएक्शन कंप्लीट रखो। अगर आपको रिएक्शन सारा का सारा समझ में आ गया
तो हम तो कहते हैं कि केमिस्ट्री में डिफिनेशन बनाओ ही मत। बात समझ पा रहे हो? केमिस्ट्री में जो भी है डिफिनेशन बनाओ ही मत। अब क्या करो ना कि वहां से आप रिएक्शन देकर डिफिनेशन बनाना सीखो। बात समझ पा रहे हो? हम आपको बताते हैं फिलहाल। देखिए भस्म का रासायनिक गुण, तो भस्म का रासायनिक गुण यहाँ पे पहले लिखा गया। हालांकि आप चाहो तो एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख सकते हो, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है भस्म के रासायनिक गुण के डैश वाला लिखो कि भस्म के रासायनिक गुण निम्नलिखित है, तब जाकर के 1 2 दर्शा दो। बात समझ पा रहे हो ना? तो आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए। अब देखिए भस्म के रासायनिक गुण में पहला है भस्म को हम चार विकल्प है, नो डाउट बता चुके हम पहले। भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि क्षार को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? बात समझ पा रहे हो? देखिए पहले हेडिंग हो गया हम लोगों का फर्स्ट का। देखिए भस्म को क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर वो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो देखिए NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, प्रदान करेगा। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसको मतलब ध्यान में रखिएगा कि जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे या तो धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। और यहाँ पे रिएक्शन में देखिए NaOH क्षार है, Zn जिंक धातु है। तो जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, नो डाउट हो गया भाई, ठीक है। फिर सेकंड है हम लोगों का भस्म का बोले तो क्षार का रासायनिक गुण में कि लिटमस पत्र के साथ, यानी कि जब क्षार को लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो याद रखिएगा हम आपको पहले ही डिफिनेशन बताए, डिफिनेशन पार्ट 1 या 2 वीडियो में बताए होंगे कि भस्म, तो जो भस्म होता है उसका ट्रिक बताए होंगे छलनी, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बात समझ पा रहे ना? तो सुनिएगा भस्म लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कर लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। सिंपल सी बात है भाई मेरे, देखो याद रखो छलनी, तो क्षार को ही भस्म बोलते हैं, तो आप बोलो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हालांकि हम पहले भी बता चुके थे, आप याद रखिएगा यहाँ से कि जो भस्म लिटमस पत्र जो भस्म होता है क्षार होता है वो लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया करके जो लाल लिटमस पत्र होगा ना उसी को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ये इसका गुण हो गया। बात समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग तीसरा का देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है अधातु होगा और उसके साथ में क्या होगा? तो ऑक्सीजन होगा। जैसे भाई मेरे कार्बन अधातु है और इसके साथ में O2 लगा देंगे तो कार्बन अधातु, O2 में ऑक्सीजन लग गया, इसके साथ तो अधातु का ऑक्साइड हो गया। सिंपल सी बात है कि कार्बन का ऑक्साइड हो गया। बात समझ पा रहे हो? और आगे अगर मान लीजिए करंट S लिखे, S मतलब की होता है? S मतलब सल्फर होता है, सल्फर क्या है? अधातु है, और इसके साथ O2 लगा देंगे तो हो गया अधातु का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। देखिए अधात्विक ऑक्साइड को भस्म के साथ, माने कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, C माने कार्बन अधातु है, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए और क्या हो गया? अधात्विक ऑक्साइड हो गया। और उसको अब करवा देंगे किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया। तो देखिए C माने कार्बन, O2 का मतलब ऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि अधात्विक ऑक्साइड को जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा? यहाँ पे लवण और जल बनता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि अधात्विक ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। फिर से देख लीजिए अधात्विक ऑक्साइड को भस्म के साथ अभिक्रिया, तो अधात्विक ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। देखिए C माने कार्बन, O2 लग गया तो ऑक्साइड हो गया, यानी कि अधातु का ऑक्साइड हो गया। NaOH क्षार है तो अधात्विक ऑक्साइड को जब क्षार के साथ अभिक्रिया करा दिए तो Na2CO3 ये आपका लवण हो गया और H2O जल हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, तो अधात्विक ऑक्साइड को यानी कि कोई भी अधातु होगा उसके साथ ऑक्सीजन होगा, अधात्विक ऑक्साइड, और जब उसको किसके साथ अभिक्रिया कराना हम लोगों को? तो क्षार के साथ। तो जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। ये बात समझ पा रहे ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप यहाँ से।
अब उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे ले रखे हैं NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और S माने सल्फर, O2 का मतलब हो जाएगा और धातु का ऑक्साइड। तो जब क्षार को धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का बनता क्या है, तो लवण और जल बनता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए हम लोगों का इसका आखिरी पॉइंट है हम लोगों का, बोले तो भस्म के रासायनिक गुण, भस्म के रासायनिक गुण का आखिरी पॉइंट है कि भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया, और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको से 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है और 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भस्म को माने जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो देखो भाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और HCl क्या है यहाँ पे, तो अम्ल है। जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण NaCl, बोले तो साधारण नमक का सूत्र है NaCl, तो लवण हो गया। H2 का मतलब होता है जल बनना। बात समझ पा रहे हो? हालांकि ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित किया गया है। NaOH क्या है, क्षार है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। अगर रिएक्शन लिखने की बात किया जाए तो रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। लो हो गया। बात समझ पा रहे हो? जब क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और यहाँ से यहीं से प्रश्न जनरेट होता है। उस प्रश्न का नाम है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। और याद रखिएगा आप इस प्रश्न को अलग से बना करके लिख लीजिएगा। डेफिनेशन बता देते हैं, इसका एग्जांपल भी बता देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनेगा। सेम यही प्रोसेस, जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा। बात समझ पा रहे हैं? उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि NaOH क्षार है और H2SO4 अम्ल है। जब क्षार को अम्ल के साथ तो फिर अम्ल को क्षार बोल सकते हैं, नो डाउट। जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है और ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, तो नष्ट कर देगा। इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ये रिएक्शन लिख सकते हो। दो गो रिएक्शन दिए गए, दोनों से कोई एक उतार देना एग्जाम में। बात समझ पा रहे हो? फिर से चलते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कभी आप सोचे हैं कि हम लोग दांत को फ्रेश करने के लिए टूथपेस्ट बोले तो क्षार का ही प्रयोग करते हैं, क्यों अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बात समझ पा रहे ना? तो देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान जब हम रात में जब सो जाते हैं तो हमारे पेट में HCl अम्ल होता है। तो HCl अम्ल होता है, जब सो जाते हैं तो उसकी कुछ अंश भोजन के कण के साथ आकर के हमारे मुंह में दांतों के ऊपर बैठ जाते हैं, यानी कि अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में आ जाता है। और उसी को हटाने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यानी कि क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे टूथपेस्ट हम लोग दांतों पर रगड़ते हैं तो जो झाग उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वो लवण होता है, और उसके साथ साथ जल भी बनता है। आपको पता होगा, समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनेगा और वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट भी कर देगा। उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम बार-बार इसको दोहरा चुके, आप सुन कर लिख लो। और रिएक्शन लिखने की बात किया जाए तो यहाँ से रिएक्शन लिख लेना, हो गया ये बात, ठीक है? अब देखिए अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। और पीएच स्केल भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।